हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 23। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या करा था वो आपको मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था। कहाँ से? यहाँ से, पैडागोजी से। पैडागोजी मैंने आपको क्या बताया था? पैडागोजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। स्टडी ऑफ टीचिंग टेक्निक मतलब कि टीचिंग करने की जो टेक्निक होती है, बच्चों को पढ़ाने की जो टेक्निक होती है उनकी स्टडी करना, टीचिंग मेथड को स्टडी करना। देखिए टीचर की एजुकेशन में यहाँ पर क्या बताया था? टीचिंग स्किल्स का पैडागोजिकल थ्योरी प्लस प्रोफेशनल स्किल, इन सब की स्टडी करना पैडागोजी में आता था। और पैडागोजी है वो किस पर बेस्ड थी? चिल्ड्रन पर थी। चिल्ड्रन की स्टडी करते थे इसमें, है ना। तो पेडागोजिकल कुछ अप्रोचेस थी हमारे पास, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और लाइबरेरिस्ट अप्रोच, है ना। ये हमने कल पढ़ी थी। देखिए यहाँ पर कुछ अदर फैक्टर भी हमने पढ़े थे जो पेडागोजी के अंदर आते थे। क्रिटिकल पेडागोजी, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म जो कि टीचर सेंटर थी, है ना। बिहेवियरिज्म है वो टीचर सेंटर थी, आपको बताया ही था मैंने। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म है वो चिल्ड्रन सेंटर थी कि बच्चे हैं खुद से सीखे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मिलकर सीखे। लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड थी। लाइबरेरिस्ट में मतलब कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो बताया था। फिर एडागोजी आपको पढ़ाई थी मैंने। एंड्रागोजी क्या था? एंड्रागोजी मतलब स्टडी ऑफ अडल्ट लर्नर। कौन सा? स्टडी ऑफ अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर की जो स्टडी थी उसको एंड्रागोजी बोलते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, इसमें क्या आता था? सेल्फ डायरेक्टेड आता था, सेल्फ डायरेक्टेड। और जो ह्यूटागोजी है वो क्या है? स्टूडेंट सेंटर होती थी, है ना। क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आएगी लेकिन सेल्फ डिटरमाइंड होती है ये। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया था मैंने। फिर मैंने इनमें डिफरेंस भी आपको करवाया था। देखिए यूटावोजी का आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जीरोंटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या होती है? देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? जीरोंटोलॉजी मतलब कि ओल्ड पर्सन की स्टडी, ओल्ड एज पर्सन की स्टडी, बुजुर्गों की स्टडी। ठीक है, बूढ़े लोगों की स्टडी उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एजिंग एंड ओल्डर पर्सन की जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी एज की स्टडी करना, उनकी एज स्टडी करना, उसको जीरोंटोलॉजी बोलेंगे। अब देखो पेडागोजी जो अपनी थी, पेडागोजी वो तो चिल्ड्रन से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन की स्टडी करते हैं। एंड्रागोजी जो थी वो यानी कि अपने अडल्ट लर्नर से रिलेटेड थी। यूटा है वो एकदम रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ रही थी, है ना। और जो अपनी एंड्रागोजी जीरोंटोलॉजी है, जीरोंटोलॉजी किसमें आती है? ओल्ड एज पर्सन की स्टडी होती है। इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल होगी, मेंटल होगी, सोशल होगी, ये जो चेंजेस आते हैं उनके बिहेवियर में, ठीक है, ये उसके पहलू होते हैं। कौन कौन से पहलू? फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे चेंजेस, ये सारे पहलू, इन सब की स्टडी करते हैं, इन सारी करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या था? एक जीरोंटोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था स्टडी ऑफ ओल्ड पर्सन, स्टडी ऑफ ओल्ड पर्सन। कब आया था? 1903 में दिया था। कब आया था? 1903 में दिया। और किसने दिया? लिया लाइच मैकनिकोव ने दिया। लिया लाइच मैकनिकोव। तो इसको मैं तो याद करती हूँ किससे? इलायची से। किससे याद करती हूँ? इलायची से। तो आप भी इसको इलायची से याद कर लो। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है रिसर्चर जो है ना वो क्या करते हैं? फिजियो सोशोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी, इन सभी फील्ड में क्या करते हैं? इन सभी फील्ड के जो एजुकेटेड पर्सन है या जो रिसर्चर है वो इसकी स्टडी करते हैं। किसकी? जीरोंटोलॉजी की। ये कहता है रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ जीरेंटिक्स आर एजुकेशन इन फिलोसफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पॉलिसी, मतलब सारे के सारे रिसर्चर इन सारी फील्ड में क्या करते हैं? जीरोंटोलॉजी की स्टडी करते हैं, यानी कि ओल्ड एज पर्सन की स्टडी करते हैं। इनमें हम क्या देखते हैं? जीरोंटोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, है ना। और वो सारे चेंजेस है वो पर्सन की एज प्रोसेस है उस पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहे हैं, सोसाइटी में जो चेंज आ रहे हैं उससे ओल्ड एज की पर्सन, ओल्ड एज पर्सन है उसकी जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? एजिंग की प्रोसेस। ओल्ड एज पर्सन है यानी कि बुजुर्ग बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुजुर्ग। बुजुर्गों की जो बूढ़े होने की प्रक्रिया, प्रोसेस है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को प्रोग्राम और पॉलिसीज पर। ठीक है, ये भी देखते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट में ना टॉक्सिक प्रोडक्ट है, कौन से
जो टॉक्सिक यानी कि जहरीले, विषैले, ठीक है, कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है अपनी इन्वायरमेंट में, कौन से ऐसे पदार्थ है जो टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी लाइफ को ना शॉर्ट बना रहे हैं, कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है ना, आजकल जितने भी पर्सन है उनकी जो एज है 50 से ऊपर जाती नहीं है, 50 से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, मैक्सिमम 50 हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है ना, पोल्यूशन के कारण, अदर सब्सटेंसेस के कारण बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ऐसे कौन से एजेंट है, सब्सटेंसेस है जिनसे इनकी लाइफ शॉर्टेंस होती है, यानी कि छोटी होती जा लग रही है, और उनका जो इनको कैसे प्रभावित करे, इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित करना, इंट्रिंसिक एजिंग प्रोसेस, उनकी जो अंदरूनी क्षमता है उसको खत्म करती जाती है, साथ साथ उनकी एज है उसको और ज्यादा जल्दी जल्दी करती रहती है, ठीक है, बुढ़ापा जल्दी आता है उनमें। अब कहते हैं लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है यानी कि आशा है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये जीरोंटोलॉजी की स्टडी है वो चेंज होती जाने लग रही है। तो इन सभी सब्जेक्ट में पब्लिक हेल्थ, फिजियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिसी, इन सब में स्टडी करते हैं रिसर्चर, ठीक है। तो जीरोंटोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया कि ओल्ड एज पर्सन की स्टडी है, उनके बुढ़ापे की जो प्रोसेस है, एजिंग की प्रोसेस है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें हम फिजिकल, मेंटल, ये सारे जो चेंजेस होते हैं उनके अंदर, ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स है, सोशल चेंजेस है, उन सभी की स्टडी करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जीरोंटोलॉजी में अब क्या है, अभी मैंने बता ही दिया कि साइंटिफिकली स्टडी है ये किस पे प्रोसेस करती है, मतलब ऑल एक्सपेक्ट पे करेगी, सभी पहलू की स्टडी करती है कि मेंटल कैसे, मेंटली चेंज कैसे हो रहा है, बिहेवियरल चेंज कैसे हो रहा है, सोसाइटी में चेंज कैसे हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी एजिंग प्रोसेस से, ठीक है। बॉडीली चेंज, उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं उनकी एज की प्रोसेस को, है ना, ये सारे। और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम एजिंग पॉपुलेशन, और मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन। मल्टी डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब एक एरिया एक सब्जेक्ट से, है ना, मल्टी यानी कि बहुत सारे एरिया बहुत सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेंटल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल की भी स्टडी करते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी, सोशल फैक्टर में चेंज होने के कारण उनमें क्या चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में चेंज होने के कारण उनमें क्या हो रहे हैं, इन सब चीज की स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो अपनी जीरोंटोलॉजी है उसमें क्या होता है, केयर ऑफ ओल्डर, ओल्डर पर्सन है या एल्डर, एल्डर मतलब कि बड़े, ओल्डर यानी कि बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो केयर करना, कि कितनी केयर करनी चाहिए और कैसे उनकी एजिंग जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो रही है, इन सब की भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। अब देखिए जो जीरोंटोलॉजी है इसमें कुछ सब फील्ड भी आती है जो आपको मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। बायो जीरोंटोलॉजी का मतलब कि उनके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, फिजिकल चेंजिंग है या फिजिकल एलिमेंट है उनका, उनकी जो एजिंग प्रोसेस है, ठीक है, उनकी जो प्रक्रिया है बुढ़ापे की उस पर क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है। बायोमेडिकल, बायोमेडिकल में हम देखेंगे कि जो मेडिकल तरीके हैं, मेडिकल चीजें हैं वो कैसे इफेक्ट डालती है, मतलब कैसे हम बायोमेडिकल तरीके से ना उनकी जो एज की प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हैं, उसको रिवर्स यानी कि उल्टा कर सकते हैं, प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे एज्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र होती जाती है वैसे वैसे और जवान दिखने लग जाते हैं, और जवान दिखने लग जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना छोटी सी एज में ही वो बूढ़े लगने लग जाते हैं, क्या लगते हैं, बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे मेडिकल तरीके से हम ना किसी की बूढ़े होने की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर सके, प्रिवेंट, उसको रोक सके, मतलब थोड़ा कम लेट हो बूढ़ा, है ना, रिवर्स कर सके, यानी कि बुढ़ापे में भी थोड़ा जवानी जैसा दिख सके। सोशल जीरोंटोलॉजी में हम देखते हैं कि सोशल एक्सपेक्ट होते हैं, वो किसी पर्सन की एज को की ग्रो करने की जो प्रोसेस है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, उसकी एज को कैसे प्रोसेस, एज को कैसे वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल जीरोंटोलॉजी में क्या आएगा कि इन्वायरमेंटल में ऐसे कौन से सब्सटेंस है, ठीक है, फिजिकल हो वो चाहे वो सोशल हो, तो सोशल इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस और फिजिकल इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस ये कैसे किसी पर्सन की एज को, उसकी प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, ये सब चीज का देखेंगे। जूरिस्प्रूडेंशियल में क्या देखेंगे कि लॉ तरीके, मतलब कि लॉस, लॉ का मतलब कानून, लॉ मतलब कि कानून, तरीके, कैसे कानून के तरीके हैं या कानून है वो क्या करेगा किसी पर्सन को ना इफेक्ट कर सकता है,
ठीक है। जूरिस्प्रूडेंशियल मतलब कि कानूनी तौर तरीके हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे किसी पर्सन की एज को, ठीक है, ये सब चीज हम देखेंगे। जीरोंटोलॉजी, अब देखो आपको इसमें दिख रहा होगा स्लाइड में कि पहले बच्ची थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई, कि बुढ़ापे तक की एज में उनका क्या अब करेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनके एस्पेक्ट्स है ना, इन चीज की स्टडी करते हैं कि मेंटल अब उनकी हालत कैसी है, फिजिकली कैसी है ना, सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं हम कि कैसे वो ओल्ड 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 होते जाते हैं। अब जीरोंटोलॉजी तो हमने पढ़ लिया कि ओल्ड पर्सन की, ओल्ड एज पर्सन की जो प्रोसेस है, यानी कि बुढ़ापे की जो प्रोसेस है, बुढ़ापा है, उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन ये जीरिएटिक्स क्या होता है? जीरिएटिक्स का मतलब होता है कि मेडिकल ब्रांच, यानी कि जीरिएटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन की एक ब्रांच है जो किस पे फोकस करती है? जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, उनकी हेल्थ और केयर पर फोकस करती है। किस पे? हेल्थ और केयर पर। तो ये क्या है? जीरिएटिक्स है, वो एक मेडिकल ब्रांच है। क्या है? एक मेडिकल ब्रांच है जो उनकी केयर और उनकी हेल्थ पर फोकस करती है, उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उनकी केयर की जा रही नहीं की जा रही, तो मेडिकल पे फोकस करती है, मेडिकल सब्सटेंसेस पर फोकस करती है, उस पहलू पर फोकस करती है, ठीक है। अब वो तो अपना हो गया कंप्लीट जीरोंटोलॉजी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी फिलोसफीज है टीचिंग मेथड से रिलेटेड, ठीक है, हमारे पास टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ फिलोसफीज है जिसको हमें अभी स्टडी करना है। पहली फिलोसफी क्या है? प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म पहले अपने पास ये है फिलोसफी। इसमें क्या बोलते हैं? अब देखो नाम से पता चला आपको, आपको अंदर वाला नहीं पढ़ना, अभी उसको मत देखना, आप पे सोच के देखो प्रोग्रेस कैसे करेंगे बच्चे। टीचिंग मेथड है ना, यानी कि बच्चों के बारे में बात हो रही होगी, टीचर के बारे में बात हो रही होगी। टीचिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम बच्चों को स्टडी करवाएंगे, है ना, कंटेंट को डिलीवर करेंगे। तो प्रोग्रेसिविज्म मतलब कि प्रोग्रेस कैसे करेगा एक बच्चा? जब उसको हम फ्री थिंकिंग करने देंगे, है ना, और वो अपने डिसीजन खुद ले पाएगा, तभी वो प्रोग्रेस करेगा ना। तो ये क्या करती है? ये अलाउ करती है स्टूडेंट को कि बच्चे फ्री थिंकिंग कर सके, इंडिविजुअली अपने आप से थिंक कर सके, सोच सके, डिसीजन ले सके, और क्लासरूम के बाहर और क्लासरूम के अंदर अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके, यूज कर सके। देखिए, the approach allows student to be free thinking individual who can use their knowledge in the classroom and the outside world, कि वो कैसे फ्रीली थिंक कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, और अपनी नॉलेज को क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर अप्लाई कर सकता है, ये बताता है प्रोग्रेसिविज्म अप्रोच, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी आपको पढ़ाया हुआ मैंने। कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ये कहते हैं कि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी नॉलेज को? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखेंगे हम, एक दूसरे के साथ बातचीत करके सीखेंगे हम। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर का, सपोर्टर का होएगा, है ना। तो जैसे ये बच्चा है, एक दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा, मान लो इसको इंग्लिश आती है, ठीक है, और इसको इंग्लिश नहीं आती, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ सीखेगा वर्ड्स। अब मान लो इसको हिंदी नहीं आती, इसको हिंदी आती है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ वर्ड सीखेगा। तो इंटरेक्ट कर करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट मेथड है, डिस्कशन मेथड है। इसमें बच्चा क्या करता है? दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है। फिर है फेरनिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चे की किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी एक रूल से रिलेटेड, एक प्रिंसिपल से रिलेटेड है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, ठीक है, कि बच्चों की जो नीड फॉर स्टूडेंट टू डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को, किसी एरिया को, किसी टॉपिक को समझने की बच्चों की जो डीप अंडरस्टैंडिंग की नीड है ना, उस पर फोकस करो, ठीक है। किसी सब्जेक्ट की ना अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को उस चीज की। रट्टा नहीं मारना, मेमोरी लेवल पे नहीं जाना, हमें हमें रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाना है। अब आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या बताता है? अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस से सीखे बच्चा, प्रैक्टिकल कर करके सीखे, है ना। लर्निंग बाय डूइंग जैसा है ये, प्रैक्टिकल कर करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे। एज द क्राइटेरिया फॉर नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि सच्चाई का सामना कर करके सीखे। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसके अंदर इंक्लूड होएगा। फिर आता बिहेवियरिज्म, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। बिहेवियरिज्म किस पर बेस्ड है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है,
ठीक है, इसमें टीचर ही ये तय करता है कि क्या बच्चों को लेसन देने हैं, है ना, क्या उसको प्रेजेंटेशन देनी है, क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, लेक्चर कैसे देना है, ये सब चीज। तो यहाँ पर पूछ ले स्टूडेंट का क्या रोल होएगा, स्टूडेंट का होएगा सेकेंडरी रोल, है ना। यहाँ पर स्टूडेंट है वो पैसिव होता है, मेन कौन होएगा, टीचर होएगा, क्योंकि टीचर ही सब चीज डिसाइड करेगा कैसे कंटेंट देना है, किस मेथड से देना है ना, और क्या प्रेजेंटेशन देनी है, सब चीज। फिर आता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है, ये बताता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड रीजन, मतलब कि आइडिया, वैल्यू, रीजन, इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज में, एजुकेशन के एक्सपीरियंस को डेवलप करने में। कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है, एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन की जो नॉलेज है उसको डेवलप करना है, तो उसमें आइडिया, वैल्यूज, रीजन, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इनका क्या मेन रोल है, ये बताता है। ठीक है, मतलब जो आइडियाज होते हैं, वैल्यू होते हैं, रीजन होते हैं, ये ही किसी बंदे की जो बिहेवियर है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको शेप करते हैं, उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये बताता है कि एजुकेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो डेवलप करती है वोल पर्सन एंड कल्टिवेटिंग देयर इनिएट पोटेंशियल। कल्टिवेट मतलब उपजाऊपन होता है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बनाती है, मतलब एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरे पर्सन को ना बना सकती है, ठीक है, बनाती है, और उसके अंदर ना पोटेंशियल लेके आती है कि वो कितना काम कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन ना एक ऐसा वेपन है जो कि मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि किसी व्यक्ति को बना भी सकती है और उसको बर्बाद भी कर सकती है। लाइक एग्जाम्पल, एजुकेशन जिसको मिल जाती है वो तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है ना। जो छोटे से छोटा पर्सन होता है ना, वो भी एजुकेशन के थ्रू कुछ भी बड़ा कर सकता है, पूरे पर्सन को बना सकते हैं, उसमें पोटेंशियल ज्यादा ला सकते हैं। जैसे कि मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं, पहले वो क्या करते थे, चाय बेचते थे, है ना। एजुकेशन के थ्रू ही उन्होंने क्या करा, वो पीएम बने हैं, है ना। तो पूरे पर्सन को बना दिया इस एजुकेशन ने, है ना, उसके अंदर इतना पोटेंशियल ला दिया कि वो पीएम भी बन पाए, है ना। तो और एक और एग्जांपल लेती हूँ कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो क्या बनते हैं, टेररिस्ट। क्या बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, है ना। उनको कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उनके साथ में। तो एजुकेशन है किसी को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। और एक एक कहावत है कि जो अपनी कलम होती है ना टीचर की, उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, बंदूक से भी ज्यादा ताकत, क्योंकि ये कलम ही है ना, वो ही अपने जैसे कितने हजारों लोगों को क्या कर सकती है, बना सकती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे मेरे थ्रू अगर एक भी पर्सन का जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली ना, तो वो 100 प्रोफेसर को खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कहते हैं टीचिंग मेथड जो होते हैं ना, उसके अंदर वैसे तो मैंने आपको सारे करवा दिए, कुछ एक आ जाता है तो हम पढ़ लेते हैं। इन्फ्रेंशियल मतलब कि अनुमान लगाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी आ गई कि प्रॉब्लम सॉल्व कर करके सिखाना, टीम टीचिंग, 2 टीचर होते हैं वो मिलकर सिखाते हैं, माइक्रो टीचिंग, है ना, क्वेश्चन आंसर टीचिंग, ये सारे नाम याद कर लो, ये आते हैं। वैसे तो आपको मैं समझा चुकी हूँ पहले। अब देखिए, कुछ 12 टाइप की और फिलोसफीज आ गई, वैसे तो सारी वही है, सिर्फ आपको मैं अब यहाँ पे क्या क्रक्स बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, क्रक्स। मैंने आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करवा दी इनकी, है ना, डीपली समझा दिया ऊपर। अब क्या है, अब जल्दी जल्दी क्रक्स बता रही हूँ कि कौन कौन सी फिलोसफी होगी टीचिंग की। कंजर्वेटिज्म, है ना, और कंस्ट्रक्टिविज्म, इजेंटिलिज्म, ह्यूमनिज्म, आइडलिज्म, लिबरलिज्म और फेरनलिज्म। फेरनलिज्म आपको मैंने पढ़ा दिया है ना, और आइडियलिज्म भी मैंने पढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा दिया है। अब कौन सा बच गया, कंजर्वेटिज्म बच गया, इजेंटिलिज्म बच गया, ह्यूमन बच गया और लिबरलिज्म बच गया। ये क्या है, ये अपने एग्जाम में नहीं आते, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है ना। एग्जाम में अपने कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है कि कंस्ट्रक्टिव मतलब नॉलेज है वो दूसरों के साथ सीखेगा, वो इंटरेक्ट करके सीखेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा तो सीखेगा, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म आया। पैरेललिज्म में क्या था कि डीप अंडरस्टैंडिंग करने किसी सब्जेक्ट की। आइडियलिज्म मतलब आइडिया कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एजुकेशन है, उसको इफेक्ट करते हैं, है ना। ये सब बताया था ना मैंने आपको अभी भी। देखिए प्रैग्मेटिज्म मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि क्या होता है, ये अपने रियल लाइफ से सीखे, हम कर करके सीखे, यही होता है। हाँ, कोड थोड़ा और यहाँ पे मैं स्लाइड लेके आई हुई हूँ क्या, रुको एक मिनट। आइडियलिज्म, रियलिज्म, मैंने आपको आइडियलिज्म तो पढ़ा दिया ना, रियलिज्म नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड ला रखी है आइडियलिज्म की भी, प्रैग्मेटिज्म की, दोबारा नेचुरलिज्म की भी ला रखी है मैंने। ठीक है, एक मिनट में देख लेती हूँ। नेचुरलिज्म, माइंड मैप, हाँ ठीक है।
जो मेरे को लगा ना कि थोड़ा सा हल्का सा भी इम्पोर्टेंट है वो मैं ले आई हूँ। बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो मैं आपको वो भी ला के दे रखा है मैंने आपको, है ना? कि मैं क्या है आपको पढ़ाई देती हूँ जो ना भी इम्पोर्टेंट होता है, बट जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो मैं आपको पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर कंजर्वेटिज्म क्या है, ये कोई भी टर्म्स है ही नहीं, मतलब आती नहीं अपने, तो ये नहीं करते। ठीक है, वो अपने अकोमोडेशन वगैरह वो बच्चे वाली थ्योरी में आती थी कंजर्वेटिज्म, कि बच्चा है वो समझ नहीं पाता कि इस चीज जैसे ये गिलास है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको। रुको, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, ना आपको रह जाएगा ये क्या चीज थी और बताई नहीं मेरे को, है ना? सोचोगे इसको आती नहीं है। कंजर्वेटिज्म, बच्चे क्या होता है ना, अगर कुछ ना समझाए ना टीचर की इंपॉर्टेंट नहीं है तो सोचते हैं इनको आती नहीं है इसलिए नहीं बता रही। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब जैसे देखो, ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर इतना पानी है, ठीक है, इसी को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो बड़ा बताओ ये सेम है या नहीं है? ये पानी, ये भी 10 लीटर था, मान लो ये भी 10 लीटर था, लेकिन पहले पतले से ऐसे गिलास में था, अब ये इसमें है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, वो ना इस वाले गिलास में जो पानी है ना उसको ज्यादा समझेगा, इसमें जो पानी है उसको ज्यादा समझेगा, उसको लगेगा इसमें थोड़ा है, जबकि ऐसे नहीं देखेगा इसकी डेंसिटी है वो इससे ज्यादा है ना, इसकी डेंसिटी इससे कम है, उसको ये चीज समझ नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म की प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर बच्चा है वो फर्क नहीं कर पाता, उसको जो दिखता है ना वही समझता है, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं सोच पाता कि डेंसिटी क्या है क्या नहीं है ना, तो उसको बस इतना दिखता है कि ये थोड़ा लंबा है, इट मीन्स यहाँ पर पानी ज्यादा होएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे ना पहले हम छोटे थे, एक कप होता था ऐसा सा, अ, ऐसा, ये तो चौड़ा बन गया, वो थोड़ा पतला सा था, ऐसा कप होता था। यहाँ पर क्या होता था उसके ना कुछ लगा हुआ होता था, जिससे कि अगर उसमें चाय या कॉफी डालते ना तो इतनी सी कॉफी आती थी। लेकिन बाकी कप हमारे इतने छोटे छोटे होते थे, बाकी कप इतने छोटे छोटे होते थे, मान लो ये थोड़ा बड़ा बन गया, रुको अच्छे से बना के दिखाती हूँ। ये पेन टैब है ना इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है लिखने में। देखो, ऐसा से एक कप था, ऐसा सा स्टील का कप था, वहां पर उसके ना नीचे ऐसा कुछ लगा हुआ था स्टील का, ठीक है, और एक ऐसे कप होते थे जो अपने नॉर्मल कप होते हैं, है ना, जो नॉर्मल कप होते हैं, मान लो ये है, ठीक है, ये कप अपना। अब ये इसमें जो अब आप देखो, ये इसका स्टील का लगा हुआ है इतना, ठीक है, दिखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, दिखने में तो बड़ा लगता था ये वाला, तो हम कहते हैं इसमें हम चाय पीएंगे, इसमें हम कॉफी पियेंगे, इस वाले कप में, ठीक है। और पहले हमें इसमें मिलती थी, जब हमारा क्या है, हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं हमें तो बड़े वाले कप में चाहिए, हमें इस कप में चाहिए, इसमें चाय लेने लगे। जबकि एक्चुअल में एक दिन क्या हुआ, मैं बर्तन साफ कर रही थी, मैंने देखा, छोटी थी जब, वैसे ही हम खेल रहे थे बर्तन वर्तन, मैंने देखा कि इसमें सिर्फ 2 घूंट चाय, मतलब 2 सिप चाय आती है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये जो चाय है ना इस कप में आती है, चाय या कॉफी इस कप में जो आती है ना, वो इसकी कितनी आधी है, इसकी सिर्फ इतनी इतनी आती है। इस कप में जो पूरी चाय मेरे को लगती थी ना वो सिर्फ आती थी इतनी इतनी में, आधा कप खाली रहता था। तब मेरे को समझ आया कि ये कप क्या है, इसके नीचे तो स्टील का लगा हुआ है, मैंने देखा भी बाद में पलट के उसको कि इसके अंदर स्टील का लगा हुआ है, तो दिखने से बाहर से लगता है कि इसमें कितनी चाय आती होगी, कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है, इसमें कितनी चाय आती होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में इसमें इसमें सबसे कम आती थी, इसमें इसकी आधी ही आती थी और इसमें ज्यादा आती थी। तो ये बच्चे थे, हम जब समझ नहीं पाते थे तो हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको कंजर्वेटिज्म की प्रॉब्लम बोली हमने। लेकिन जब बच्चा डिफरेंस करना सीख जाएगा कि यहाँ पे तो स्टील का है, इसमें क्या है, इस ये दिखने में बड़ा है, इसकी डेंसिटी वो ज्यादा है, ठीक है, इसमें कम जाएगी इसमें ज्यादा आएगी, जब ये फर्क करना समझ जाएगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कंजर्वेटिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी क्या है एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने आपको ला के दे दिया है यहाँ पे, कि अगर आपको लगे कि मेरे को और ज़्यादा समझना है प्रैग्मेटिज्म के बारे में तो आप ये स्लाइड्स पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तो मैंने इस स्लाइड में दे दिया आपको, तो आप पढ़ लेना। वैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि पढ़ाया नहीं मेरे को। ठीक है देखिए, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच है वो क्या लर्निंग है, वो क्या बोलती है,
एजुकेशन में यूज़फुल है और अपनी एवरीडे की लाइफ है, डेली लाइफ है, उसके लिए भी ज़रूरी है। ये मैनी एजुकेटर अप्रोच, मतलब बहुत सारे एजुकेटर हैं, वो क्या अप्रोच करते हैं कि प्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड पीपल्स में ऑलरेडी बी फैमिलियर विद मैनी एक्सपीरियंस ऑफ फ्यूचर। ये बोलता है कि रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से सीखो, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बारे में आप फ्यूचर के बारे में एक्सपीरियंस लगा सकते हो, अभी के एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हो फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाने में, है ना। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करो, ये सब चीज़ बोलते हैं। गिविंग पीपल्स ए लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज इन इनसफिशिएंट, ये कहते हैं कि बच्चों को ना एग्जाम्पल देते हैं हम क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो वो क्या होता है, अनसफिशिएंट होता है। मतलब कि अगर हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थ्योरी दे रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आएगा। उनको ना प्रैक्टिकली करवा के दिखाओ, उनको ना दिखाओ जाके, देखो ये चीज हो रही है, उनको एक्सपीरियंस करवाओ, एक्सपीरियंस करेंगे ना तो वो जल्दी समझेंगे। तो एजुकेशन की फिलोसफी है ये किस पर जोर देते हैं, लाइफ पर, ग्रोथ पर। ये स्ट्रॉन्ग जोर देती है किस पर, कि एक्सपीरियंस कर करके सीखो, प्रैक्टिकल लर्निंग पे। अब देखो, मैंने आपको ये भी पहले ही बताया था कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर, एक्सपीरियंस पर जोर देगी, ये सेम बात यहीं पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे थोड़े और घुमा के दे दी, है ना। तो इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है, वही सब है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो कुछ मेथड है जो कि प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। प्रैग्मेटिज्म मतलब कि चाइल्ड सेंटर, स्टूडेंट सेंटर्ड वाले, कि यहाँ पर स्टूडेंट है वो ही मेन होएगा, टीचर है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, है ना। एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि आप क्या करो, फोकस करो, बिल्डिंग ए यूनिट अराउंड एक्टिविटी दैट परफॉर्म, कि स्टूडेंट के पास में ना एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि वो एक्टिविटी कर करके सीखे, ठीक है। सोशल डिसिप्लिन, यानी कि स्टूडेंट है उसके अंदर क्या सोशल डिसिप्लिन भी आ सके, ठीक है, एजुकेशन आ सके उसको, अच्छे से वो सीखे, सभी से कोलैबोरेशन करके सीखे, कोऑपरेशन करके सीखे। ब्रॉड फील्ड करिकुलम, उसका करिकुलम है वो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो। करिकुलम मतलब कि वो सारी एक्टिविटी जो हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए करनी जरूरी होती है, वो सब चीज़ें, है ना। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था। अब आते हैं, हम देखते हैं रियलिज्म क्या होता है और आइडियलिज्म, हमें पता ही है, तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। आइडियलिज्म क्या कहते हैं, ऑल मटेरियल थिंग्स आर एक्सप्लेनेबल। आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि जितनी भी थिंग्स होती है ना, जितनी भी थिंग्स होती है उन सभी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली रियलिटी स्पिरिचुअल, आइडियलिज्म वाले है ना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कि मोस्टली थिंग्स है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक इस पर ध्यान देती है, ये कहती है कि रियलिटी क्या है, सिर्फ स्पिरिचुअल है, यानी कि स्पिरिचुअल चीजें ही रियल है, जिसमें स्पिरिचुअल चीजें नहीं है वो रियल नहीं है ना, ये धार्मिक है। नेचर प्रोसेस मीनिंग एंड पर्पस, कि नेचर है उसका प्रोसेस क्या था, मतलब जितने भी नेचर में हमारे वर्ल्ड में चीजें हैं, उन सभी का कोई ना कोई पर्पस है, उन सब की कोई ना कोई रियलिटी है। तो एक्चुअल जो रियलिटी क्या है, गॉड ही है, ये गॉड को ज्यादा मानते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, अब सारी की सारी क्या चीजें मोह माया है, सिर्फ एक ही सत्य है, वो है भगवान। तो वो वाले लोग हैं ये। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, की नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम अपनी सेंस से ले सकते हैं। हम इन्वायरमेंट में रहेंगे, हम महसूस करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हमने गॉड को महसूस करा है, तो नॉलेज इंडिपेंडेंट है, वो एक्सपीरियंस कर करके सीखेंगे। स्टार्ट विद आइडिया एंड एंड विद थिंग्स, ये आइडिया से स्टार्ट होती है, कोई आइडिया इनके दिमाग में है और कोई थिंग पे खत्म होती है, कि हमने कोई काम करा, कोई चीज करी, ठीक है। यूनिवर्स आर बीइंग मेड ऑफ माइंड और रीजन, ये कहते हैं कि यूनिवर्स है वो माइंड एक रीजन की तरह बन जाता है। यूनिवर्स है एक माइंड की तरह होता है, एक रीजन की तरह होता है, जहां पर हमारे पास आइडियाज या आइडियाज आते हैं, ठीक है। हाई रिगार्ड फॉर इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम इन एजुकेशन, ये कहता है कि हर एक पर्सन है वो इंडिविजुअल है, हर किसी को एजुकेशन में क्या है, फ्रीडम दी गई है, ठीक है। ये ऐसे बोलता है कि फ्रीडम फ्रीडम दी जानी चाहिए सभी को, क्या है, इंडिविजुअली, सभी को आजादी मिले, अच्छे से वो सीख सके, एजुकेशन ले सके। अब रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं परिपोजिशन आर ट्रू ओनली इफ दे कोरस्पॉन्डिंग विद नॉन फैक्ट्स। जो आइडियलिज्म वाले थे ना, वो तो कहते थे सब कुछ क्या है, एक ही ट्रूथ है, जो हमें दिखता है ना, जो हमें दिखता है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो जो भी चीजें हमें दिखती हैं उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी रियलिटी क्या स्पिरिचुअल है, गॉड है, वो एक्सपीरियंस है, मतलब हर चीज को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रियलिज्म वाले कहते हैं जो हमें दिखेगा ना, जिसके बारे में हमें पता होगा, नॉन फैक्ट्स होंगे, उसी को हम सच मानेंगे। फिजिकल की बात करता है, मतलब ये तो स्पिरिचुअल की बात करता है ना।
स्पिरिचुअलिटी की बात, और ये किसकी बात करता है, साइंस की बात करता है। जो चीज़ हम देखेंगे हम उसी पे बिलीव करेंगे और किसी पे नहीं करेंगे, ये ऐसे बोलते थे। ठीक है, जो रियल में है। नॉलेज है वो कहते हैं सेंस, सेंस से आती है, इसने भी ये बोला। स्टार्ट विद द थिंग एंड अप आइडिया। अब ये इससे उल्टा है, रियलिटी वाला इससे उल्टा है। ये कहता है जो रियलिटी में होगा ना, जिसको हम देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, तथ्य देंगे, उसी को बिलीव करेंगे। अगर गॉड हमें नहीं दिखता है तो हम गॉड को नहीं मानेंगे। लेकिन ये क्या कहते थे कि गॉड को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ना दिखे तो भी हम मानते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि गॉड नहीं दिखता, इट मीन्स गॉड नहीं है। ये क्या आइडिया से स्टार्ट होके थिंग पर एंड होता है, और ये थिंग से स्टार्ट होके आइडिया पर एंड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे लाइफ इट इज। और यहाँ पर तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक रीजन, एक पर्सन, एक माइंड है हमारा, यूनिवर्स की तरह होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइफ को हम जैसे है ना वैसे करने की कोशिश करते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल है, उसके पास क्या स्वतंत्रता है, वो एजुकेशन में कैसे भी फ्रीडम पा सकता है। और यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। तो मेन में ना देखा जाए तो क्या है, आइडियलिज्म वाले क्या है, हर चीज को ट्रू मानेंगे, मतलब चाहे वो दिखाई दे ना दे। गॉड के एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि गॉड होते हैं क्योंकि महसूस कर सकते हैं। रियलिज्म वाले क्या बोलेंगे कि गॉड दिखते नहीं है, इट मीन्स गॉड गॉड होते नहीं है ना, जो दिखेगा उसी पर बिलीव करेंगे बस, हम इसी की बात करते हैं बस। देखिए, आइडियलिज्म वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं दे डो नॉट स्पेसिफाई एनी मेथड टू टर्म अडोप्ट वाइल लर्निंग ड्यूरिंग दी अनफेयर पीरियड ऑफ इंडिया। ये मतलब इतना नहीं है, देखो बहुत ज्यादा ये वो हो गया, आइडियलिज्म का थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, हर्बर्ट ने कौन सा दिया, डिस्कशन मेथड दिया। फ्रोबिल ने कौन सा दिया, किंडरगार्टन दिया, ये इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी ने कौन सा दिया, सेल्फ एक्टिविटी मेथड। पेस्टोलॉजी वाला याद है ना आपको, किसने दिया था, सेल्फ एक्टिविटी मेथड। और ये किसमें आता है, यूटागोजी में। किसमें आता है, यूटागोजी में। हैगल ने कौन सा दिया, लॉजिकल मेथड। अरिस्टोटल जो है, अरिस्तु ने कौन सा दिया, इंडक्टिव और डिडक्टिव। प्लेटो ने कौन सा दिया, कन्वर्जेशनल वाला, कन कन्वर्सेशन वाला। सोक्रेट्स ने कौन सा दिया, क्वेश्चन मेथड दिया। और आइडियलिस्ट वैल्यू यूज एलवेज प्रीपेड प्रेजेंट लेक्चर। अब इतना ना आप ये ध्यान रख लो, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें ऊपर वाली नहीं है क्या, उपनिषद पीरियड वगैरह की बोली हुई है। उपनिषद ये इंडियन लॉजिक में आता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं है इतना सा। इतना इंपॉर्टेंट है, देखो मैं लिख देती हूँ, इतना सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ नहीं है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो आप इतना ध्यान रखो, क्या चीज़ ध्यान रखोगे आप, कि जो आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म आइडिया की बात करता है, कॉन्सेप्ट की बात करता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ये ज्यादा डीप में नहीं आता है क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि आइडियलिज्म रियलिज्म ये क्या होता है। ठीक है, डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ सकते हैं कि क्वेश्चन मेथड किसने दिया, सोक्रेट ने दिया। प्लेटो किसने दिया, कन्वर्जेशनल मेथड किसने दिया, प्लेटो ने दिया। अरिस्टोटल ने कौन सा दिया, हैगल ने कौन सा दिया, ये आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म ये कहता है फोकस करो चाइल्ड पर, सोसाइटी पे, ये सारी चीज मैं समझा चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म देखते हैं। नेचुरलिज्म क्या है, ये कहता है कि नेचर ही एवरीथिंग है। नेचर ही क्या है, एवरीथिंग है, सब कुछ क्या है, नेचर है। आइडियलिज्म वाले सब कुछ भगवान को मानते थे, रियलिज्म वाले सब कुछ रियलिटी को मानते थे, रियल में जो प्रेजेंट है। नेचर वाले कहते हैं कि सब कुछ नेचर ही है। ठीक है, ये फिलोसफी है जो कंसीडर करते हैं नेचर को एवरीथिंग, देखो डिनाई करती है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पिरिट। ये कहते हैं नेचर ही सब कुछ है, बाकी कोई भी नहीं है, ये डिनाई करती है, मतलब कि मना करती है किससे, कि कोई भी स्पिरिट की प्रेजेंस है, कि कोई भी आत्मा नहीं होती, कोई भी आत्मा नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ही है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और किसी की एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को ये नहीं मानती है। देखो नाम आगे भी दिया हुआ, इज डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगी कि गॉड होते हैं। इट गिव इम्पोर्टेंस टू मैटर एंड द फिजिकल वर्ड, ये सिर्फ फिजिकल वर्ड को ही इंपॉर्टेंस देती है। फिजिकल वर्ड जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये गॉड वगैरह को नहीं मानती है, तो ये ही है। ठीक है, ये लॉ पर, प्रिंसिपल पर, इन पर ध्यान देती है। मोशन और एनर्जी स्टडी इनको देखती है। ठीक है, मोशन वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जिज्म देखती है। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एनर्जिज्म। एनर्जिज्म की अगर हम बात करें तो नेचुरल थिंग वो डिफरेंट होते हैं एनर्जी से। ठीक है, नेचुरलिज्म को हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं।
नेचुरलिज्म को पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि नेचुरल फिनोमिना है जो इसके अंदर आता है, ठीक है, पॉजिटिव चीजें जिसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में पॉजिटिविज्म किसने दिया था, अभी ये ध्यान रखना, पॉजिटिविज्म का अपना रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है। पॉजिटिविज्म का किस में आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर ध्यान रखना ना कि जो पॉजिटिविज्म है वो किसने दिया, अगस्ते कॉमेन ने दिया। किसने दिया, अगस्ते कॉमेन ने दिया। पॉजिटिविज्म किसने दिया, अगस्ते कॉमेन ने दिया। तो इतना सा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉजिटिविज्म किसने दिया, अगस्ते कॉमेन ने दिया, ठीक है, इसने दिया था, बस इतना याद रखना आपको। अब टीचिंग के मेथड अगर हम देखें नेचुरलिज्म में तो वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव मेथड है, इसमें एजुकेटर है वो ट्राई करेगा इन्फॉर्म करके चाइल्ड को वेरियस सब्जेक्ट के बारे में। अब नेचुरलिज्म है, जो नेचुरलिज्म में क्या करते हैं, जो टीचर होगा ना वो ट्राई करेगा बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सिखाए समझाए। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है। जो नेचुरलिस्ट करेगा रिजेक्ट एज ओल्ड फैशन एंड इनफेक्टिव, ठीक है, जो पहले वाले मेथड को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देखिए इसमें कौन कौन से मेथड आएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, खेल खेल के सीखो, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस जो कि प्रैग्मेटिज्म बोलता है ना, सेल्फ गवर्न, सेल्फ एफर्ट, देम सेल्फ, यानी कि खुद से सीखे। अब खुद वाला किस में आ जाएगा, आपने ह्यूटागोजी में आ जाएगा, सेल्फ डिटरमाइंड, है ना, ह्यूटागोजी में आ जाएगा, सेल्फ डिटरमाइंड, सेल्फ डायरेक्टेड, ये सारा ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि ऑब्जर्व कर करके सीखो, ये भी किस में आ जाएगा, अपना स्टूडेंट सेंटर्ड में आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है नेचुरलिज्म, कर करके सीखो, नाम से पता चला है नेचुरल तरीके से सीखो। तो ये क्या बोलता है यहाँ पर, नेचुरलिज्म में टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फ्रेंड का होना चाहिए, फ्रेंड का रोल होना चाहिए टीचर का, ठीक है। और टीचर को क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए सिंपैथेटिकली एंड अफेक्शनली टुवर्ड द चिल्ड्रन, बच्चे के साथ ना सिंपैथी देनी चाहिए उसको, एकदम ज्यादा भी नहीं लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चा कुछ बताई ना सके, फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, सिंपैथी दो, और उसको क्या क्या चीज अफेक्ट कर रही है क्या नहीं कर रही, इफेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए टीचर को, कि वो खुल के बात बता सके, ठीक है। नेचर क्या सुप्रीम टीचर का होता है, ठीक है, सुप्रीम टीचर मतलब कि बड़ा हो, इतना भी ज्यादा फ्रेंडली ना हो कि बच्चा इज्जत ही ना करे, इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो कि कुछ बता ही ना सके, ठीक है। टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को समझना चाहिए, उसके नीड को समझना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को समझना चाहिए, ठीक है। अब टीचर को क्या करना चाहिए, एक स्टेज सीटर कहते हैं, जो कि स्टेज देता है स्टूडेंट को ताकि वो अपने आप से सीख सके। टीचर को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि एक स्टेज सीटर है। यहाँ पर ना टीचर स्टूडेंट को एक स्टेज देता है ताकि वो अपने आप को क्या प्रेजेंट कर सके, कुछ सीख सके, कुछ बन सके, ठीक है। टीचर क्रिएट करता है, फैसिलिटेट करता है उसको ताकि वो सीख सके, ठीक है, अपने आप से। मतलब कि टीचर क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि स्टूडेंट है वो अपनी सिचुएशन से, अपने इन्वायरमेंट से अच्छी चीजें है वो सीख सके और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। एम क्या है एजुकेशन का इन नेचुरलिज्म में, एम यही है ताकि वो बच्चा है तो वो खुद से सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, कोई चीजें सेल्फ प्रिजर्व, अपने आप को प्रिजर्व कर सके, मतलब कि हेल्थ को बचा सके, हेल्दी इन्वायरमेंट बना सके, फुलेस्ट डेवलपमेंट, बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो सके, बच्चा है वो सर्वाइव कर सके अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में क्या स्ट्रगल कर करके सीखे, सर्वाइव कर सके, इन सब चीज के लिए हम नेचुरलिज्म को यूज करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। ये मैंने भर भर के स्लाइडें आपको ऐसी दे दी ताकि आपको क्या है, अगर कई बार क्या होता है ना, बच्चों को ऐसे होता है कि बहुत कम दिया है कंटेंट है, मेरे को और पढ़ना था, क्रेविंग होती है उनको और पढ़ने की, तो उनके लिए मैंने और ज़्यादा दे दिया है। अपने पेपर में तो क्या है, पेपर में तो थोड़ा सा ही आता है, पेपर में अपना थोड़ा सा ही आता है, लेकिन मैंने आपको किस लिए दिया है ये इतनी सारी स्लाइड, वो इसलिए दिया ताकि आपको अगर लगे कि हाँ मेरे को कम पढ़ा गया है, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मेरे को और ज़्यादा पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात ना, मेरी ये जो क्लास है वो नेट, जीआरएफ, सेट और साथ साथ बीएड वालों के लिए, पीजीटी करते हैं, पीजीटी करते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि मैं आपको जो करवा रही हूँ ना वो फुल कंटेंट करवा रही हूँ, फुल सिलेबस करवा रही हूँ, साथ ही साथ में डीप अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूँ, एकदम डिटेल में करवा रही हूँ। आपको पता है मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो बिल्कुल डीपली ना बताया हो, है ना। और ये जो है नेचुरलिज्म, बिहेवियरिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज है, वो एक तो बीएड वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बीएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में जो टीजीटी करते हैं, पीजीटी करते हैं, इनके इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी जो स्लाइड है वो इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है,
ठीक है। तो मैंने सब बच्चों को ध्यान में रख के स्लाइड बनाई है, क्योंकि कुछ बच्चे अब जैसे अपने आर्ट वाले हैं, ठीक है, आर्ट वालों के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें फिलोसफी वगैरह उनको पढ़नी होती है ना, जो फिलोसफी जिनका सेकंड पेपर है, उनके लिए क्या होगा, ये बड़ा बेनिफिशियल होएगा मेरी स्लाइड से पढ़ना, क्योंकि जो साइकोलॉजी के हैं, है ना, फिलोसफी के हैं, तो उनमें क्या है, ये सब चीज़ आती है, बीएड वालों को भी आती है। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ डीपली, अगर चाहे पेपर में ना आता हो, पेपर में थोड़ा सा आता हो, लेकिन मैं यहाँ पे डीपली पढ़ा रही हूँ, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उनको इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक्स्ट्रा भले ही करवा देती हूँ मैं आपको, लेकिन कम नहीं करवाती हूँ, ये याद रखना, ठीक है। अब नेचुरलिज्म में क्या है, फिलोसफी ऑफ अब्स्ट्रक्शन, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी जाते हैं, एपिस्टेमोलॉजी मतलब कि नॉलेज लेना, एथिक्स हो गया, रिजेक्ट्स हो गया, ये सारी चीज आती है, फिलोसफी ऑफ माइंड, मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया है, फिजिकल वर्ड वगैरह वाला, ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको छोड़ दो। अब हम देखते हैं माइंड मैप। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने। माइंड मैप क्या होता है, देखो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बताती हूँ। माइंड मैप का मतलब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में कोई आइडिया लगा लेंगे, सेंटर में कोई आइडिया को लिखेंगे, लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया टीचिंग के लेवल, ठीक है, टीचिंग के लेवल। फिर मैंने एक ब्रांच निकाल दी, यहाँ से बताया कि मैंने, एक होता है ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस लेवल, ठीक है, ऑटोनोमस लेवल हो गया। यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी मैंने, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेमोरी लेवल, क्या लिख दिया, मेमोरी लेवल। और यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और यहाँ पर निकाल दी मैंने, लिख दिया रिफ्लेक्टिव लेवल, क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो चारों साइड, सेंटर में एक सेंट्रल आइडिया हो गया, सेंट्रल आइडिया मतलब लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, और उसके आसपास क्या लिख दिया, चारों ओर मैंने लिख दिया उसके टाइप, है ना। तो उसको बोलते हैं माइंड मैप। माइंड के आसपास जो ब्रांचेस निकल रही है हमारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उसको बोलेंगे माइंड मैप। की एक डायग्राम होता है जो डाटा को अरेंज करता है, एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में, एक ग्राफ होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है हमारे थॉट्स को, हमारे कंसेप्ट को ग्राफिकली, ग्राफिकली देखो हमारे थॉट्स को, हमारे आइडिया को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइंड मैप क्या करते हैं, कैन एड यूजर इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को, डायजेक्ट कंप्रीहेंड मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अच्छे से समझाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखना, जो अब ये स्लाइड आई है ना, अब ये जो स्लाइड आई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक्स है ना, ये आपको मैंने अपनी, एक मिनट रुको, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक अभी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, इस स्लाइड से याद रखो, ठीक है, इससे जो करवा रही हूँ वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की 2023 की PYQ की प्लेलिस्ट करवाई है, जिसके पार्ट 7 तक हो चुका है। और कैसे करवाई है आपको मैंने, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई है। क्या करवाई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई है, जिसमें एक एक PYQ के अंदर जो जो टर्म यूज हुई है, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उनको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल टाइम दे दे के, है ना। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है जाके, तो इस वीडियो के बाद में आप उसको देख सकते हो, इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हो। और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए, वैसे तो आपको आ जाएगी, तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन आप शेयर नहीं करते, ना ही आप सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करो, है ना, और शेयर भी करो, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करो, क्या करो, सब्सक्राइब करो। और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी क्लास है वो कैसे लगती है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं करूँगी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं कितने, पार्ट 22 तक करवा चुकी, 23 चल रहा है ना। वैसे तो शायद मेरे ख्याल से आज ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो एक एक दिन और लगेगा अपने को, ठीक है, एक दिन और लगेगा। और हम क्या है 23 या 24 वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अपनी कॉन्सेप्ट की वीडियो कितनी है, 24 तक हो जाएगी। तो इन सारी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, एकदम अच्छे से। इन अगर वीडियो को आपने मेरी देख लिया, मेरी वीडियो देख ली ओनली, और बस मेरी स्लाइड सिर्फ गो थ्रू कर ली, तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका नेट जेआरएफ है वो हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो कंटेंट करवा रही हूँ मेरा खुद का क्वालिफाइड है,
इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, कोई ऐसे तुक्के नहीं मार रही मैं। मेरा खुद का क्वालिफाइड है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे को नॉलेज है क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, एनालाइज करे हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PYQ सारे मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, है ना। जो अपनी PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि अपना ये वाला रहा टेलीग्राम चैनल अपना, ये रहा JRF निशा इनसाइट्स, इस पर मैंने आज भी डाली है पूरी कंप्लीट। ये देखो 574 पेजेस की मेरी PDF है, टीचिंग एप्टीट्यूड की ओनली, है ना। वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में मैंने हिंदी में भी करी थी टाइप। मैं गूगल ट्रांसलेट यूज नहीं करती हूँ, उससे क्या होता है, गलत आती है, अपनी गलत ट्रांसलेशन हो जाती है। इसलिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर नहीं, टूल, वो टूल यूज करती हूँ। उसमें क्या मेरे को 200 वर्ड करने पड़ते हैं, है ना, ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम चाहिए। अभी मैं खुद रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, साथ ही साथ में मैं ये आपको टीच भी करवा रही हूँ, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की, PhD की, ये सब चीज़ साथ चलने लग रही है मेरी, है ना, इनकी तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं धीरे धीरे वो क्या करूँगी, इस हफ्ते तक आपको मैं हिंदी की भी ट्रांसलेशन करके दे दूँगी। तो मेरी स्लाइड आपको हिंदी में भी मिलेगी, है ना, और इंग्लिश में भी मिलेगी। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों प्रोवाइड करवाई थी। अब क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए थे तो इंग्लिश में करवाई थी। कुछ PDF फिर वो लंबी हो जाती है, अब 1000 तक चली जाती, 1000 से ऊपर। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि हिंदी की मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन एक बार इंग्लिश वाली दे दूँ। वैसे आपको पता है कि मैं जो अपनी वीडियो में पढ़ाती हूँ वो इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही बोलती हूँ, है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आती होगी लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, आज अभी एक काम करते हैं हम, ये वाली क्लास है वो कल करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 496 पेजेस पे आई हुई हूँ मैं, और उसके बाद में काफ़ी कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद में क्या करेंगे हम, आगे की कल करेंगे। अदरवाइज फिर क्या हो, लंबी वीडियो हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं। बच्चे क्या ऐसे ही करते हैं, देखते नहीं है। देखो थोड़ी सी है बस पेज, ज़्यादा नहीं है। 1 घंटे की और क्लास होगी, 1 या 1.5 घंटे की क्लास। कल चाहे 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की हो, पूरा कवर कर ही लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आपको क्या 1-1.5 घंटे की, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को बड़ा जोर आता है देखने में। स्टार्टिंग में मैं 30-40 मिनट की लेती तो हो जाता, फिर मैंने 1-1:30 तक, 1-1.5 घंटे तक लेनी स्टार्ट करी। फिर कम व्यू आते, कोई देखता नहीं, फिर फायदा क्या मेरी इतनी मेहनत का, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलती रहती हूँ। मैं ऐसे तो नहीं कि प्रोफेसर हमेशा से हूँ, मेरे को बोलने की आदत होती हो, नहीं ना। मेरे को मैं तो खुद अभी पढ़ाना स्टार्ट करा है, बोलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं कंटिन्यू बोलती हूँ। अपना खाना पीना जो भी चीज़ है वो चीज़ छोड़ के, क्योंकि इस टाइम क्या कॉफ़ी का टाइम हो जाता है, सब चीज़ छोड़ के मैं पढ़ाती हूँ। कोई देखता नहीं है, फिर बुरा लगता है। इससे अच्छा है जितनी वो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्योंकि देखो मैंने आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए हमें। स्टूडेंट जो चीज़ को प्रेफर करता है, स्टूडेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंगली काम कराओ। स्टूडेंट को 40 मिनट की वीडियो अच्छी लगती है तो 40 मिनट की प्रोवाइड कराओ, अगर 130 की चाहिए तो 130 की करवाओ, ठीक है। तो हम बाकी का कल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुनो, अभी मत जाना, लाइक करना, शेयर करना, और सुनो जो तुम देख रहे हो वो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो। और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। बाय बाय।